ओके बताओ सर। लास्ट टाइम हमने इसी चैप्टर को किया था स्टार्ट, और जिसमें हमने पढ़ा था किसको, पहले तो हमने पढ़ा था एटमॉस्फेयर को। एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी गैसेज होती है हमारी वो हमने पढ़ी थी। तब हमने मेजर जो कंस्टिट्यूएंट्स पढ़े थे गैसेस में से, वो था एक नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन था। इसके अलावा बाकी भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे सल्फर हो गया और जो है आर्गन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, ये बहुत सारी गैसेस थी। ठीक है, ये सब हमारी गैसेस कहाँ पे मौजूद होती है, एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है, जो कि हमने पहला लेयर पढ़ा था वहां पे। अब फिर हमने पढ़ा था कि पॉल्यूशन कैसे क्रिएट होती है। फिर पॉल्यूशन क्रिएट होती है विद द हेल्प ऑफ द पॉल्यूटेंट्स। अब पॉल्यूटेंट्स फिर मैंने बताया था कि क्या होते हैं पॉल्यूटेंट्स, ये वो वेस्ट मटेरियल होता है जिसकी वजह से हमारे पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट होती हैं, चाहे वो हमारी सॉइल पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो या फिर वाटर पॉल्यूशन हो, दे आर ऑलवेज कॉज्ड बाय दीस पॉल्यूटेंट्स। अब वो चीजें जो कि एयर को पॉल्यूट करती हैं, वो कुछ डेंजरस हमारे पास गैसेस होती हैं जिनको हम पढ़ेंगे। अब नॉर्मली जितने भी एयर के पॉल्यूटेंट्स हैं वो बनते कैसे हैं, वो हमेशा बनेंगे इन एटमॉस्फेरिक गैसेस के रिएक्शंस के साथ ही, क्योंकि अगर वो अकेली होती तो हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता कि वेदर दीस आर पॉल्यूटेंट्स और नॉट पॉल्यूटेंट्स। अच्छा, इन गैसेस को हम पॉल्यूटेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये समहाउ जो तीनों हमारी चीजें होती हैं, या तो एयर हो गई या फिर हमारे ह्यूमंस हो गए या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, सॉइल हो गई, इनको ये डैमेज करते हैं। अब हर वो चीज जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यही समझ लें कि इकोसिस्टम को अगर डैमेज करे तो हमारी पॉल्यूटेंट्स में आ जाती है। आई बात समझ में। हालांकि इन सब पॉल्यूटेंट्स का अगर कहीं ना कहीं पे इंडस्ट्रियल या फिर केमिकल को यूज होता है, उसके बावजूद एयर को ये क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। तो सबसे पहली गैस हमारे पास होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो पॉइजनस गैस में काउंट होती है, बहुत ही इरिटेटिंग होती है, इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं। अगर ये हमारे लंग्स के अंदर चली जाए तो ये हमारे लंग्स को भी डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है नॉर्मली कैसे प्रोड्यूस होती है, जो भी हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स का मकसद क्या हो गया कि गाड़ियां वगैरह जो हमारी चलती हैं तो उनके रिएक्शंस में से ही हमें मिलती है, या फिर अगर कहीं पे फायर्स चल रही होती है तो वहां पे भी हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो सकती है, या फिर हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं वहां से भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। आई बात समझ में। कार्बन मोनोऑक्साइड आखिर प्रोड्यूस होती क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड में क्यों नहीं ये चेंज हो जाती, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं बनता, CO2 ये वो स्टेबल कंपाउंड है हमारे पास। अब सुनिए जल्दी से, जहां पे भी अगर कार्बन प्रोड्यूस हो, अगर हमारे ऑटोमोबाइल्स हो गए या फिर हमारे फायर हो गए, इन सब में या फिर हमारी इंडस्ट्रीज हो गई, हम इन सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिच इन कार्बन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि कार्बन के ही वो बने होते हैं। अब कार्बन तो वहां से निकलता है। अब क्योंकि फायर हो गई या ऑटोमोबाइल्स हो गई या फिर इंडस्ट्रीज हो गई, यहाँ पे ऑक्सीजन की होती है कमी, ऑक्सीजन बहुत कम अमाउंट में होती है। अब ऑक्सीजन की कम अमाउंट होने की वजह से जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इट मींस कि ये वाला रिएक्शन याद करें, अगर कार्बन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस रिएक्शन करेंगे तो दो कंपाउंड्स हमारे पास बन सकते हैं, या तो CO2 या फिर CO बनता है। CO2 कब बनेगा, जब हमारे पास एक्सेस ऑफ द कार्बन होगा, और जब हमें लेसर अमाउंट ऑफ द कार्बन ऑक्सीजन मौजूद होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ठीक है, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जितने भी हमारे अभी फॉग प्रोड्यूस होता है, जैसे अभी लाहौर में बहुत ज्यादा फॉग हो रहा है, ठीक है, तो ये सारे के सारे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन भी होती है, तो अगर नाइट्रोजन इन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ले तो वो बनाते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, चाहे वो हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, ये भी हमारे लिए थोड़े से डेंजरस होते हैं। ठीक है, क्यों डेंजरस होते हैं, क्योंकि हमें चाहिए ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेती है, तो ऑक्सीजन तो खत्म हो गई, एक नई गैस बन गई, और नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर हमारे लंग्स में चली जाएगी तो लंग्स तो इनको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, बिकॉज दे ओनली रिक्वायर ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, ये हमें कहाँ से मिलती है, ऑटोमोबाइल से तो मिलती है। नेक्स्ट हमें मिलते हैं ये इलेक्ट्रिक पावर हाउसेस में से, यानी कि वहां पे जहाँ पे बिजली बनती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ जहाँ पे बनती है, चाहे वो हमारे पावर स्टेशन हो या फिर हम रेडियोएक्टिव एलिमेंट से बनाते हैं, लाजमी बात है किसी भी चीज की प्रोडक्शन हो वहाँ पे वेस्ट मटेरियल तो जरूर प्रोड्यूस होगा, तो इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इंडस्ट्रीज में से भी हमें ये मिलते हैं। अब हमें पता चल गया कि ऑटोमोबाइल्स हो, इंडस्ट्रीज हो या फिर
फायर्स हो, इनमें से हमें ये वाली गैसेस मिलती हैं जो कि हमारे एयर को पॉल्यूट करती है। नेक्स्ट हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है, ये भी हमें इलेक्ट्रिक पावर हाउसेस में से मिलते हैं, यानी कि जहाँ पे बिजली बनती है। देन हमें ये फ्यूल के बर्निंग में से भी मिलते हैं, ठीक है। और पर्टिकुलेट मटेरियल का मकसद होता है धुएं के साथ साथ इनमें थोड़ा सा हैवी मटेरियल होता है। मिसाल के तौर पे हल्के ब्लैक कलर वाले कोल की तरह जो है मटेरियल्स हो गए, ऑयली पार्टिकल्स हो गए जो कि वेपर्स की शेप में होते हैं, इनको हम कहते हैं पर्टिकुलर मटेरियल। ये नॉर्मली कहाँ से मिलते हैं? अगर जो फायर है वो नॉर्मल है तो फायर क्या करती है? ऑक्सीजन को किल करती है, क्योंकि आग लगती तब है जब ऑक्सीजन होगी, वो ऑक्सीजन को करेगी रिड्यूस। लेकिन यहाँ पे अगर बर्निंग हो रही होती है किसकी? बिल्डिंग वाले मटेरियल्स की। मिसाल के तौर पे हम ईंटों को जला रहे हैं, पंखों को जला रहे हैं, लकड़ियों को जला रहे हैं, तो जितने भी बिल्डिंग वाले मटेरियल्स होते हैं अगर हम उनको जलाते हैं, उनको अगर उनमें से जो आग निकलती है तो उनमें से जो वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हम कहते हैं पर्टिकुलर मटेरियल्स, ठीक है। ये अगर इकोसिस्टम में चले जाते हैं किसी भी पानी में या फिर एटमॉस्फेयर में तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये नुकसान देते हैं। देन लास्ट हमारे पास होता है ओजोन। याद रखो ओजोन इज वेरी डेंजरस गैस। हालांकि ये फायदा देती है अर्थ को, लेकिन इसकी जो प्रेजेंस है इट्स वेरी डेंजरस। ओजोन की प्रेजेंस में हम कभी भी सांस नहीं ले पाते सही से, ठीक है। और क्योंकि ये बनी हुई ऑक्सीजन की तो ये इजीली हमारे अंदर भी लंग्स के अंदर भी चली जाती है, लेकिन वहाँ पे फिर घुटन होने लगती है। तो ये बेसिकली प्रोड्यूस कहाँ से होती है? जब भी हम गैसोलीन इमिशन करेंगे। गैसोलीन इमिशन का मकसद क्या हो गया कि जितने भी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े थे, गैसोलीन में सब आ गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, मोबिल हो गए, क्रूड ऑयल हो गया, इनमें से अगर इमिट होती है, पेट्रोल देखें अगर वो पड़ा होता है तो उसमें से कोई ना कोई स्मेल आ रही होती है, क्रूड ऑयल होगा उसमें से भी स्मेल आएगी, ऑर्गेनिक गैस होगी यानी कि नेचुरल गैस उसमें से भी स्मेल आएगी। इट मींस कि इनमें से एमिशंस होती रहती हैं, ठीक है। वो वाली जो एमिशंस हैं वो हमेशा ओजोन को प्रोड्यूस करती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कहीं पे गाड़ियां बने जहाँ पे बनती है, मिस्त्री होते हैं, वहाँ पे जब आप जाएंगे तो वो क्या करते हैं? मोबिल वोबिल चेंज करते हैं, वहाँ पे एक अजीब इरिटेटिंग स्मेल होती है अंदर। अगर हम शॉप के अंदर चले गए, बाहर आ गए, पूरे हमारे जिस्म में वो स्मेल रहती है, वो नॉर्मली ओजोन की होती है। इट्स वेरी इरिटेटिंग होती है बहुत। और इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज को अगर हम जलाएंगे तो उनमें से भी हमें ओजोन मिलती है, ठीक है। तो यानी कि ये डिफरेंट जो है वो प्रोसेस हो गए, ये हमें याद इसलिए करें कि एमसीक्यूज में कभी कभी आ सकते हैं। आई बात समझ में कि ये सारी जो गैसेस हैं ये सब हमें क्या करते हैं? एयर को पॉल्यूट करते हैं। अब जो हमें मेन टॉपिक पढ़ना है उसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में से हमारे पास आता है एसिड रेन, जो मेन हमारा टॉपिक है ये होता है, सही है। अब देखें इधर, जब भी हम पहला जब हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा था तब मैंने पढ़ाया था कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। अब जब रेन के ड्रॉप्स गिरते हैं ऊपर से क्लाउड्स में से वो होते हैं प्योर, लेकिन जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, याद कर लें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो पानी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। अब जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है वो उन वाटर्स में क्या हो जाती है? वाटर के ड्रॉप्स में, रेन वाटर के ड्रॉप्स में एब्जॉर्ब हो जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे लिए नुकसानकारक है। अब पहला जो पॉइंट होता है कि जो रेन के ड्रॉप्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कर लेते हैं एब्जॉर्ब और हो जाते हैं एसिडिक। अब ये एसिडिक कैसे होते हैं हमें कैसे पता चलेगा? हम नॉर्मली जो रेन होता है उसकी पीएच चेक करते हैं, ठीक है। समटाइम्स अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज्यादा हो एटमॉस्फेयर में तो जो पीएच होता है तकरीबन वो 4 तक ड्रॉप हो जाता है। नॉर्मल जो पानी का पीएच होता है वो कितना होता है? 7 होता है, न्यूट्रल हमने पढ़ा था। इससे कम हो तो वो होता है एसिडिक। जितना 7 के करीब होगा उतना क्या होता है? वीक होता है, ठीक है। जितना 7 से दूर जाएगा उतना ये स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो 4 तो बहुत दूर है, बीच में 6 आ गया, 5 आ गया, इनके 2 पॉइंट्स कम हो गए। तो इट मीन्स कि अगर एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद हो, इट मीन्स कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा होती हैं या जहाँ पे व्हीकल ज़्यादा होते हैं, जो बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं जैसे कराची हो गया या फिर लाहौर हो गया, ठीक है, जहाँ पे व्हीकल्स ज़्यादा चलते हैं। अब लाजमी बात है जब व्हीकल्स चलेंगे तो वो क्या करते हैं? वो फोसिल्स को बर्न करते हैं, मीन्स के पेट्रोल या फिर सीएनजी को वो करते हैं कंज्यूम। अब जब वो कंज्यूम करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ये हमने पढ़ा हुआ था कंबस्शन रिएक्शन में 9th क्लास में कि कंबस्शन का मकसद क्या होता है? जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि हाइड्रोकार्बन्स
अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगा, वाटर ड्रॉप्स उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जब वो जमीन में गिरेंगे तो क्या होते हैं, हमारे एसिड रेन होते हैं, यानी कि एसिडिक हो जाते हैं, तभी हम इसको कहते हैं एसिड रेन। दूसरा, ये एसिडिक कैसे होते हैं, देखें जब भी फोसिल्स जलते हैं तो इनमें से नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स भी निकलते हैं। अब जब भी ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स निकलेंगे, ये एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस और रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने के बाद जो एटमॉस्फेयर में रेन वाटर के ड्रॉप्स मौजूद होते हैं उनके साथ रिएक्शन करके और H2SO4 को बनाते हैं। ठीक है, यानी कि पहला क्या हो गया, फोसिल्स जले। अगर फोसिल्स नहीं जल रहे हैं तो जो रेन वाटर है वो प्योर आता है नीचे। अगर फोसिल्स जले, पहला कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनेगा, वो करता है एसिडिक रेन। देन नेक्स्ट हमारे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स, वो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स बनेंगे। अब जो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं वो रेडी होते हैं कि जैसे ही पानी के ड्रॉप्स आ गए, ये उन पानी के यानी कि H2O के साथ रिएक्शन करके और H2SO4 में चेंज हो जाते हैं। आई बात समझ में? यानी कि कुछ इस तरीके से रिएक्शन होता है। अगर मेरे पास होता है SO2 एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस हुआ और ये आ गया रेन का वाटर, अब जब ये नीचे आएगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है H2SO4 में। ठीक है, अगर हम इसको बैलेंस कर देते हैं, नॉर्मल में यहाँ पे बैलेंस कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छी भी बात समझ में। इट मींस कि एटमॉस्फेयर में अगर SO2 हो या फिर NO2 हो या फिर NO हो, अगर ये इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉप्स होंगे तो क्या होगा, ये एसिड बन जाएगा। क्लियर है? अब जब ये एसिड बन जाएगा और जब ये नीचे आके जमीन पे गिरते हैं और ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, गैसेस स्टेट में नहीं होते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि एसिड कैसे प्रोड्यूस हो गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और दूसरा नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से। अब ये क्या करेंगे, जब ये जमीन पे गिरेंगे, अब हमें पता है पहला अगर वो पहाड़ों पे गिरते हैं तो पहाड़ों में बहुत सारे, या फिर जमीन के क्रस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। अब उनमें कुछ हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे लीड हो गया, जिंक हो गया, ये हैवी मेटल्स होते हैं। फिर हमें ये पता है कि चाहे पानी हो वो भी होता है नेचुरल सॉल्ट और यूनिवर्सल सॉल्वेंट, लेकिन अब तो वो एसिडिक हो गया। एसिडिक होने की वजह से उसकी जो सॉल्व करने वाली ताकत है वो ज़्यादा हो जाती है, तो इजीली जो हैवी मेटल्स होते हैं उनको ये क्या कर लेता है, अपने आप में एब्जॉर्ब करके और सॉल्व कर लेता है। अब जब ये पानी हैवी मेटल्स वाला नीचे आता है, अगर वो रिवर्स में जाएगा तो जो इकोसिस्टम होता है रिवर्स का, यानी मछलियाँ हो गई या जो दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जब उस पानी को पीते हैं तो फिर क्या होगा, लाजमी बात है ये हैवी मेटल्स उनके बॉडी के अंदर चले जाते हैं एंड दे विल कॉज दी प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर हम वो पानी पीते हैं, क्योंकि अक्सर जगहों पे मीठा पानी नहीं होता, हम दरिया वरियाओं में से पानी पी रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या होगा, ये हमारे हैवी मेटल्स हमारे अंदर चले जाते हैं और फिर हमारे या तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, या फिर स्टमक में पेन होगा, या फिर डायरिया हो जाता है। आई बात समझ में? यहाँ पर नमूनिया भी बहुत अक्सर करके पानी की वजह से ही होता है, तो ये सब हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, अगर ये माउंटेन्स पे गिरता है तो माउंटेन्स कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का मकसद होता है लाइमस्टोन, चूने जो पत्थर, सही है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये ऑलरेडी जो है वो डेंजरस होता है, अगर पानी इसके ऊपर गिरेगा तो ये धमाके देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या चक्कर होता है कि वो एसिडिक वाटर होता है, इस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, अगेन अब जो पानी है वो क्या हो जाता है, वो डेंजरस हो जाता है। अब चाहे ये जमीनों में चला जाए तो जमीनों को ये बंजर कर देता है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट चूना होता है ना, चूना अगर हम जमीन पे नीचे रख देंगे, ये जला देता है हर प्लांट को, ना सिर्फ प्लांट को, बैक्टीरिया, वायरस या जो छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कीड़े मकोड़े, इन सबको ये मार सकता है। अगर कहीं पे चूतियाँ ज़्यादा हो तो वहाँ पे थोड़ा सा चूने का ही वहाँ लगा दिया जाता है, सब मर जाते हैं। आई बात समझ में? तो इट मींस कि अगर पानी इसके साथ रिएक्शन होकर और जमीनों पे आएगा तो इट विल कॉज दी प्रॉब्लम्स। देन फिर ये मैंने सारे इसके इफेक्ट्स लिखे हैं कि भाई चाहे ट्रीज हो या फिर प्लांट्स हो या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं, सब के सब इफेक्टेड होते हैं बाय दिस एसिड रेन, ठीक है। इसमें हमें 2 क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे। पहला हमें ये याद करना पड़ेगा कि एसिड रेन कैसे प्रोड्यूस होता है। एसिड रेन के जो मेन 2 काजेस मैंने पढ़ा दिए, पहला कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस और दूसरा भी प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर के ऑक्साइड्स, इनकी वजह से एसिड रेन होता है। एसिड रेन की जो पीएच है वो मैक्सिमम कितनी डाउन जा सकती है, 4 तक, ये भी आपको याद करना है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसके इफेक्ट्स कौन से होते हैं।
तो जो मेजर इफेक्ट्स हैं मैंने 2-3 बना दिए। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। नॉर्मली जब भी हम बरसात में जाते हैं तो हमारी स्किन में या तो छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं, अगर कोई एलर्जिक होता है तो वो सारी उसकी स्किन रेड हो जाती है, या अक्सर करके हमें इंफ्लेमेशन होने लगती है। तो उसके जो मेन पर्पसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो ये एसिड रेन ही होता है। ये स्किन के प्रॉब्लम्स तभी होते हैं वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अगर प्योर वाटर हो, प्योर वाटर में कभी भी जो है वो खारिश या एलर्जी नहीं होती है। प्योर का मकसद है उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होने की वजह से वो थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है, ठीक है। अन्य पर हाँ चलो थारे हमारे मियार पानी जमा करना है तो वो क्या है चलो थारे मियार पानी थारे हमारे इसको आसान छा करना है पीता भी ना था ना, को बाद में तो प्रॉब्लम थी ना, पेट में सूख पाऊँ दो डायरिया थी किसी के कहीं में कि बॉयल का बहुत ओवर सही है पानी में वही बॉयल करते हैं बॉयल सा सर बॉयल सा जेका कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ना वो एवापोरेट थी नहीं हाँ जेके नंढा नंढा जम्स वगैरह हम ऐसे भरा नहीं ना सरी भी नहीं ना बॉयल के हुआ तो उतरी नहीं थी बाकी लेकिन वो भी बॉयल करना बाद में वही उनके फिल्टर का हुआ अक्सर कर साटन है पानी में आया हो बस बॉयल करे और तदो की वाले देखिए बस ये प्रॉपर्ली फिल्टर कर हुआ फिल्टर वर्किंग का हुआ या तो फिल्टर वाली मशीन हुई वो है ना डिस्पेंसर से लगी हुई है जो ऑटोमेटिकली फिल्टर यहाँ वाली सना कपड़ा होना ना बिल्कुल सना कपड़ा हो कपड़े में छान दो तो जे कोई नंदा जीत वगैरह उनमें नवा नहीं सकता छानी में तो छान हुआ फिल्टर बनाए छान को उनमें जेके भी हिमाता के पढ़ाया ना जे कैल्शियम कार्बोनेट अगर जरा होता उनमें या वरी मेटल्स उनमें जरा होता या बैक्टीरिया वगैरह आम थींदो अलजाई वगैरह नहीं थींदो पानी में वो सब जा सब छाती में बॉयल थींदो फिल्टर में असां वो मथे कपड़े में रही वो अंदर असांखे प्योर पानी मिली वेंदो, ठीक है।